नमस्कार, जोहार लाइव दैनिक में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। झारखंड में पत्रकारों की जान खतरे में है। पत्रकारों की जान इसलिए खतरे में है क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग करने पर जिस तरीके से पत्रकारों को धमकियाँ मिल रही हैं, मारपीट हो रहा है, वो अब आम बात हो गई है। हम इस घटना के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़, जो कि झारखंड का पड़ोसी राज्य है, वहाँ के बीजापुर में जो एक पत्रकार मनोज चंद्राकर की हत्या जिस तरीके से की गई है, वो अपने आप में बहुत दुखद, मार्मिक और निंदनीय घटना है। जिस तरीके से मनोज चंद्राकर ने इतने वर्षों तक रिपोर्टिंग की, फ्री और फेयर प्रेस के लिए उन्होंने जंग लड़ी और उन्होंने 120 करोड़ रुपए 120 करोड़ रुपए के सड़क निर्माण के घोटाले का पर्दाफाश किया और उसके बाद जिस तरीके से संवेदक ने, ठेकेदार ने उनकी हत्या करवा दी, कथित तौर से अभी कोर्ट में आरोप साबित होना है। लेकिन शुरुआती जांच में ये इसके पीछे यही वजह मानी जा रही है। तो उस घटना ने पूरे देश में पत्रकारों की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए। मनोज चंद्राकर की हत्या से पहले झारखंड में टोल टैक्स को लेकर और झारखंड की सड़कों पर, हाईवे पर जिस तरीके से टोल टैक्स के गुंडे घूम रहे हैं, उनकी दबंगई की रिपोर्टिंग करना गिरिडीह जिले के पत्रकारों के लिए मुसीबत बन चुका था। हालाँकि इसके शिकार हुए अमरनाथ सिन्हा की जान बच गई, उनको अस्पताल तक ही पहुँचाया गया और फिर हालाँकि उनको बहुत ज़्यादा चोटें नहीं आई, उस तरीके से गंभीर चोटें नहीं आई, लेकिन इशारा काफ़ी है कि जो भी शख्स, जो भी पत्रकार ख़ास तौर से अपराध को लेकर, किसी घोटाले को लेकर अपनी कलम की धार तेज करेगा, उसकी जान को खतरा है। तो आखिर क्या है ये घटना? इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ 3 खास लोग हैं। अमरनाथ सिन्हा जो इस पूरे घटना के शिकार हैं, वो हैं हमारे साथ श्रीकांत गिरिडीह से जुड़े हुए हैं, पत्रकार हैं दोनों और मनीष आनंद हमारे लाइव दैनिक के हमारे साथी। तो सबसे पहले अमरनाथ के पास चलते हैं। अमरनाथ, क्या घटना हुई थी? एक बार हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश कीजिए और क्या सिर्फ़ आपके साथ इस तरह की मारपीट की घटना हुई है या आम बात है गिरिडीह में? देखिए, पत्रकार पर हमला गिरिडीह में संभवतः पहली दफा इतने सुनियोजित तरीके से की गई, क्योंकि जिस मामले में मुझ पर हमला हुआ, मेरे साथी श्रीकांत को धमकी दी गई और जिस तरह से मेरे सहयोगी राहुल के साथ भी मारपीट की गई, यह घटना पूरी तरह से सुनियोजित थी। दरअसल क्या था कि 18 दिसंबर को की शाम को मुझे सूचना मिली, मेरे पास एक लेटर आया, हाई कोर्ट का एक आदेश आया जिसमें था कि जो नगर निगम में जो टोल वसूला जाता है, उस टोल पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। अगले 20 मार्च 2025 तक की रोक लगाई गई थी। 18 की रात को मुझे लेटर मिला। 19 की प्रातः मैं उस लेटर की प्रति निकाला। उसके बाद फिर अपने सभी सहयोगियों को कहा कि जो भी टोल है गिरिडीह शहरी क्षेत्र में, सबकी रिपोर्टिंग की जाए। सहयोगियों ने सभी टॉल की रिपोर्टिंग की। 19 को मैं खुद गया, मैंने खुद ही वहां से वॉक थ्रू करते हुए खबर बनाई, खबर चली भी। उस दिन नगर निगम के जो उप नगर आयुक्त हैं प्रशांत कुमार लायक, उनसे भी बात की गई, उनका भी बयान लिया गया। उनका कहना था कि मुझे आदेश की ऑफिशियल प्रति नहीं मिली है। जबकि विडंबना देखिए कि सरकार की तरफ से वहां अधिवक्ता मौजूद हैं, यानी नगर निगम के भी अधिवक्ता हैं। जिस संवेदक को इस मामले में एक्यूज बनाया गया तो उसके भी अधिवक्ता हैं। इसके बावजूद इन लोगों ने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है। चलिए, 19 चला, दिन भर रात भर होती रही। दूसरे दिन 20 तारीख को मैं और अपने साथी श्रीकांत के साथ गिरिडीह का ताराटाड़ इलाका है, उस तरफ मैं जा रहा था किसी खबर के संकलन को लेकर। इस बीच कुछ चालकों ने, कुछ ड्राइवर ने, कुछ वाहन के मालिकों ने लगातार फोन किया कि सर अभी भी टोल की वसूली हो रही है, जबरन वसूला जा रहा है और नहीं देने पर धमकी चमकी मारपीट का काम चल रहा है। इसी सूचना पर हम लोग क्योंकि ताराटाड़ तरफ बढ़ रहे थे तो टुंडी रोड में एक अजीडी टोल है, उस टोल पर मैंने देखा कि एक वाहन को रोका गया है मालवाहक को। तो मैं और मेरा जो सहयोगी है राहुल, दोनों उतरे
और उस वाहन के चालक से बातचीत की, सह चालक से, कि आपने टोल दिया क्या? तो उन्होंने बताया कि हाँ भैया टोल दिए हैं, 80 रुपये का टोल लिया गया है। तो उसका मैंने फोटो लिया। इसी दौरान उस टोल पे जो जो उनके कर्मी हैं, जो टोल के कर्मी है, संवेदक के कर्मी है, उन्होंने पहले गालियां देना शुरू की। इतनी भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू की, हम कह नहीं सकते। फिर भी मैंने कहा कि भाई हम तो अपना काम कर रहे हैं, काम करने दिए। इसके बाद अचानक कहा कि इसी पत्रकार ने पिछले दिनों भी खबर दिखाई है। इतना कहते हुए मुझ पर हमला किया गया, मारपीट की गई, मेरे गले को 2 से 3 बार दबाने का प्रयास किया गया। मतलब उनकी मंशा थी कि इसे जान मार दे, लेकिन संजोग से मैं बचा किसी तरह से। कुछ प्रोटेस्ट भी करना पड़ा, बचा मैं, और पुलिस भी पहुंच गई समय रहते, तो मेरी जान बच गई। लेकिन यह घटना आम घटना नहीं है। आप समझिए कि यदि पूरे शहरी क्षेत्र में हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए वसूली हो रही हो, अवैध वसूली हो रही हो, या मेरे गाड़ी से वसूली नहीं हो रही थी, ये आम लोगों की गाड़ी से वसूली की जा रही थी, तो ये कितना गंभीर मामला है। और जिस मामले में जो नगर निगम के उप नगर आयुक्त है, यदि यह कहे कि मैंने तो आदेश दे दिया था, मैंने तो मना कर दिया था, या संवेदक यह कहे कि मुझे आदेश नहीं मिला था, तो आप सोचिए कि 19 तारीख में की खबर 20 तारीख को सुबह प्रकाशित भी हो चुकी थी, अखबार में भी खबर आ चुकी थी, हमारे चैनल में, आपके चैनल में, सभी चैनलों में, सभी पोर्टल में, सभी डिजिटल मीडिया में यह खबर चल रही थी। इसके बावजूद यदि संवेदक और संवेदक के कर्मी और नगर निगम के उप नगर आयुक्त पूरे सिस्टम मतलब पूरे तरीके से वसूली कर रहे हैं, तो इनकी मंशा ही थी कि जो भी वसूली होगा इनके पॉकेट में जाएगा, और इनके इस पॉकेट में जाने से हमने रोकने का प्रयास किया, तो यह हमला हुआ। अब इस हमले को आम हमला नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग लगातार फील्ड में रहते हैं, लगातार खबरें संकलन करते हैं, और जन मुद्दों की बातों को लगातार उठाते रहे हैं। इससे पहले जितने भी बड़े घोटाले हुए हैं, हम गिरिडीह के पत्रकारों ने उठाया है, राज्य स्तर पर मामला गया है, और यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। विवेक जी। जी, हम अभी लौटेंगे आपके पास, लेकिन मनीष देखिए, एक बड़ी बात यह है कि ये गिरिडीह में जो घटना हुई और टोल टैक्स को लेकर पूरे देश में जिस तरह का रेट है, आप बिना 1000-2000 रुपए दिए हुए 200, 300, 400 किलोमीटर एक जिले से कम 500 किलोमीटर चल रहे, तो आपके पास 500 रुपए होने चाहिए अलग से, जो टोल टैक्स में बतौर टोल टैक्स देना पड़ता है। तो एक बड़ी राष्ट्रीय समस्या के तौर पर है, और टोल टैक्स के में जिस तरह के कर्मचारी रखे जाते हैं, वो अपने आप में बड़ा सवालिया निशान है कि आखिर उन पर लगाम लगाना सरकार के लिए कितना मुश्किल हो जा रहा है। देखिए विवेक जी, मुझे जो अमरनाथ जी और जो श्रीकांत के साथ हुआ, उसमें दो चीज मुझे जो समझ में आते। एक तो जो जिसकी बात हम लोग कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ में जो पत्रकार के साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उसके बाद हम आखिर इस मुद्दे को क्यों लेके आए हैं, क्योंकि उस मामले में भी देखिए कि एक भ्रष्टाचार को उजागर किया गया था। वहां पर भी जो ठेकेदार थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, उनके खिलाफ खबर चलाई थी पत्रकार ने, और उसके बाद उसकी हत्या हो गई, और उस ठेकेदार पर आरोप था। जो अमरनाथ और जो श्रीकांत, इन दोनों के साथ जो हुआ, उसमें भी आप देखिए कि इतने दिनों के बाद भी उस संवेदक पर, उस ठेकेदार पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरी तरफ इन दोनों पर हमला भी हुआ है और उस ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं हुई है। किस तरीके से एनएच पर वसूली का धंधा होता है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो मुझे जो इस मामले में लगता है कि इतने दिनों बाद भी जब उन्होंने खबर दिखाई, और जिसमें हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया हो, जिसमें हाई कोर्ट का जजमेंट हो, तो अगर कोई ठेकेदार या कोई संवेदक कहता है कि अगर ये आया कि किसी परीक्षा में या किसी नियुक्ति या किसी को कोई सजा पे अगर रोक लग जाती है, तो ऐसा नहीं है कि किसी को अगर फांसी की सजा पे रोक लग जाए, तब तक अगर जजमेंट की कॉपी नहीं आती है तो उसको फांसी पे चढ़ा दिया था। मतलब रोक का मतलब रोक होता है, जजमेंट की कॉपी आना वो एक दूसरी प्रक्रिया होती है कि जजमेंट का कॉपी आएगा। तो रोक का मतलब होता है तत्काल प्रभाव से वो चीज रुक गया। जब वहां पर टोल को रोक दिया गया, गिरिडीह में टोल वसूली पर रोक हाईकोर्ट ने लगा दी, तो फिर उसके बावजूद भी जो ठेकेदार और उनके गुंडे जो जिस तरह का रवैया उन्होंने अपनाया हुआ था, ये बहुत खेदजनक था। और एक पत्रकार के नाते इन दोनों ने उस चीज को कवर किया, लेकिन उसके बाद जो उनके ऊपर हमला हुए और इतने दिनों के बाद अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई है, और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में जो घटना हुई है उसके बाद इनके अंदर भी एक उस तरीके का डर बस गया।
हम ये नहीं कहते कि ऐसी घटना हो जैसे छत्तीसगढ़ में हुई वैसी घटना यहाँ हो जाएगी, लेकिन एक डर है। और पत्रकार को खबर के लिए पत्रकार स्वतंत्र हो, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, और पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो ये देखना चाहिए। स्थानीय प्रशासन को भी देखना चाहिए कि क्यों आखिर उस संवेदक पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई जिसके खिलाफ कंप्लेन किए, जिनके गुंडों ने इनके साथ अभद्र व्यवहार किया, मारपीट की, जिन्होंने इनको घायल किया। तो ये अगर उस संवेदक पर कार्रवाई नहीं हुई तो अब हमारी यही कोशिश है कि कम से कम उस संवेदक पर कार्रवाई हो, ताकि ये झारखंड, पूरे झारखंड में मैसेज जाए कि अगर पत्रकार कोई खबर दिखाता है, किसी भ्रष्टाचार को उजागर करता है, तो झारखंड के पत्रकार उसके लिए निश्चिंत रहे, वो सुरक्षित रहेंगे। सुरक्षित रहेंगे। ये कि बड़ा पत्रकारों की सुरक्षा बड़ा सवाल है। और देखिए, पत्रकार सड़क पर चलता है, तमाम जगहों पर जाता है, खतरों को मोल लेता है और उसके बाद आप तक खबर पहुंचती है। तो श्रीकांत हमारे साथ जुड़े हुए। श्रीकांत, आप भी भुक्तभोगी रहे हैं। प्रशासन का रवैया आपको क्या लगता है कि क्या पत्रकारों के तरफ से था, या फिर वो जो मिली भगत होती है ठेकेदारों के साथ, उनके साथ? क्या आपको शुरुआती नजर में क्या दिखता है कि जो प्रशासन की भूमिका क्या संदिग्ध नजर आ रही है आपको? उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में उनकी हत्या हुई है, ये लोकतंत्र की हत्या हुई थी, इसके लिए हम सभी नमन करते हैं उनको। जिस तरीके से सच्चाई दिखाते दिखाते वो गए हैं। और निश्चित तौर से सबसे पहले तो देखिए, डर होता है, क्योंकि पत्रकार कोई एक सब्जेक्ट नहीं है। हम भी हाड़ मांस के बने हुए हैं, हमारा भी परिवार है, हमारी भी दुनिया है। और पत्रकार कोई अपने लिए खबरों को नहीं दिखाता है। आम जनता के सरोकार से लेकर, इलाज से लेकर, बीमारी से लेकर, सड़क से लेकर भ्रष्टाचार, हर उस चीज को दिखाकर सामने लाता है जो जन सरोकार से जुड़ी हुई बात रहती है। और इसी तरीके से उस बात को वो सामने लेकर हम लोग लेकर आ रहे थे। और जहां तक आपने बात पूछा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जो ठेकेदारी प्रथा अब देखने को मिल रही है, पहले ठेकेदार को गांव इलाकों में जब हम बच्चे थे तो बहुत इज्जत से माना जाता था कि ठेकेदार आए हुए हैं तो वो कुछ ना कुछ भलाई का काम करके जाएंगे। लेकिन अब ठेकेदार की एक अलग पहचान है। ठेकेदार होंगे तो बड़ा काफिला होगा, बड़ी गाड़ियां होंगी, 10-15 गुंडे होंगे, उनके आगे पीछे घूमने वाला एक सिस्टम होगा। ठेकेदार अगर कोई जगह पर पहुंचता है तो उसकी फाइल जल्द आगे बढ़ जाएगी। और ठेकेदारी का मतलब ये जो है वो अब गुंडागर्दी में तब्दील हो चुका है, जो हमने खुद अपने आंखों से देखा, समझा। और कैमरे में एक पत्रकार की पहचान होती है, हाथ में माइक और मोबाइल। और ये दिन के 4 बजे का वक्त है, कोई देर रात का वक्त नहीं है, कोई देर शाम का वक्त नहीं है। दोपहर के 4 बज रहे थे उस घटना को, जिस दौरान ये घटना घटी है। और 4 बजे शहर की इलाके के, औद्योगिक इलाका है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जब इतना दुस्साहस कर सकते हैं, तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर इतनी हिम्मत उनमें आती कहां से है। ठेकेदार, सिस्टम। और देखिए, जिम्मेवारी किसकी थी बंद कराने की? सबसे पहले जिम्मेवारी थी नगर निगम की। अगर हाईकोर्ट ने स्टे किया था तो इसकी निगरानी करनी थी नगर निगम की, क्योंकि नगर निगम टोल टैक्स का टेंडर देता है और वो टोल टैक्स अधीन आता है नगर निगम के। तो सबसे पहली जिम्मेवारी है नगर निगम की कि आखिर टोल वसूली बंद हुई कि नहीं हुई, आखिर हाईकोर्ट के आदेश। देखिए, न्यायालय पर ही आज की डेट में हमें भी भरोसा है, हम पत्रकारों को भी आज की डेट में स्पष्ट तौर पर बोले, बिना कोई बेझिझक अगर बात बोले, तो न्यायालय ही एक अंतिम दरवाजा है जहां पर जाके लोग अपनी बात रखते हैं और उससे न्याय की उम्मीद रहती है। और हाईकोर्ट के आदेश को इस तरीके से हल्के में लेना, आप समझ सकते हैं कि ये पहली गलती किसकी है, उस ठेकेदार की है या संबंधित विभाग की है। हालांकि पुलिस ने बहुत तत्परता दिखाई, मैंने खुद एसपी से बात की कि हम घिर चुके हैं और ऐसा माहौल है। एसपी ने तुरंत हमें सहयोग भेजा और घटनाक्रम के दौरान ही चंद मिनटों में पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने बखूबी अपना काम किया। पत्रकार की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई, 4 लोगों को हिरासत में लिया गया, जेल भेज दिया गया। ये तो पत्रकार की कार्रवाई हुई है। पत्रकार अपनी लड़ाई अभी तक खुद लड़ रहे हैं, लेकिन जिस विभाग को, जिस सिस्टम को कार्रवाई करनी चाहिए थी, कि आखिर जब 11 बजे उनके पास में लेटर आया, उन्होंने खुद बयान भी दिया है, हमारे पास वो वीडियो भी मौजूद है जिसमें नगर निगम के अधिकारी बता रहे हैं साफ तौर पर कि 11 बजे हमें आदेश आ चुका है। हमने संवेदक को व्हाट्सएप पे और लिखित दोनों ये सूचना दे दी है, 11 बजे से टोल बंद हो चुका है।
तो आखिर 11 बजे के बाद ये अवैध वसूली फिर अगर हो रही थी तो उसका जिम्मेवार कौन होगा, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? और गोल मटोल बातें करना कि हमने स्पष्टीकरण मांगा है और जांच कमेटी का मतलब, शायद आप लोग सीनियर पत्रकार हैं, हमसे बेहतर समझते हैं कि आखिर जांच कमेटी बनती किस लिए है, ताकि चीजों पर पर्दा डाला जा सके, ताकि चीजों को दबाया जा सके, ताकि आवाज को बंद किया जा सके। अब आप समझ सकते हैं कि देर रात अगर किसी के साथ न्याय नहीं हो, किसी के घर में मारपीट हो, कहीं आवाज दब रही हो, तो अंतिम उपाय आता है कि प्रेस में बात उठाई जाए। लेकिन जब प्रेस पर हमला होगा तो फिर हम कहां जाएंगे? भले हमें गोदी मीडिया कहा जाए, यूट्यूबर कहा जाए, लेकिन पत्रकार की एक ही जात है, पत्रकार। जी, तो देखिए अमरनाथ, सवाल ये है कि अब क्या लगता है कि अभी भी आप लोगों गिरिडीह के पत्रकारों में भय का माहौल है, डर है, और सुरक्षा के मद्देनजर क्या उपाय किए गए हैं और क्या मांग करते हैं आप? अमरनाथ हाँ, आवाज आ रही? हाँ। जी जी, देखिए विवेक जी, जो जिस प्रकार से हमला हुआ है हम लोगों के ऊपर, जिस सुनियोजित तरीके से हमला किया गया है, तो डर तो लाजमी है। डर तो अंदर से बना हुआ है, परिवार के लोग भी डरे हुए हैं। यही कारण है कि हर आधे एक घंटे में मुझे घर से फोन आता है, मेरे गांव से फोन आता है, मेरे शुभचिंतक फोन करते हैं, इवन कभी कभी थानेदार भी फोन करते हैं कि कहाँ हैं आप, कैसे हैं आप। तो डर तो बना हुआ है, डर सबके अंदर बना हुआ है। जिस तरीके से मारा गया, और मारने के बाद, देखिए गंभीर बात है, मारने के बाद वो लोग जिस तरह डटे रहे, चार लोग, चारों को पुलिस ने पकड़ लिया, थाना लाया, लेकिन जितने निर्भीक दिखे, इतना ही नहीं, जब थाना से उन्हें केंद्रीय कारा भेज जा रहा था तो भी वो लोग निर्भीक दिख रहे थे। और एक संदेश मुझे देने का प्रयास किया गया था उस दौरान कि आप जो है सो गलत कर रहे हैं, आपने मुकदमा किया, ये ठीक नहीं किया। तो कुछ दिनों ये माहौल बना रहा, लेकिन जैसे जैसे मेरे साथ लोग जुड़ते गए, प्रेस क्लब के लोगों ने मेरी बातों को, मेरे साथ प्रेस क्लब के लोग खड़े दिखे, जैसे जैसे अधिवक्ता संघ के जो पदाधिकारी हैं, जो सदस्य हैं, वो खड़े हुए, शहर के वासी खड़े हुए, और पुलिस भी काफी हद तक मेरे साथ खड़ी रही, तो डर कम हुआ है। ये लोग डर पैदा इसलिए करना चाहते हैं कि ये लोग गलत करता रहे, ये संवेदक सब जगह लूट मचाते रहे, और हम खामोश होकर इनके लूट में सहमति दे दें। तो ये हम लोग नहीं कर सकते। भले डराने का प्रयास किया जाए, लेकिन विवेक जी, जिस बेबाकी से पत्रकारिता मैंने की है, हमारे साथियों ने की है, वह बेबाकी जारी रहेगी। और जब भी आम लोगों को लगेगा कि आवाज उठनी चाहिए, तो यह आवाज उठेगी। जी, तो देखिए बड़ा मामला ये है कि झारखंड में हालांकि घटना बहुत छोटी लगती है, लेकिन छोटी घटना से ही मनीष बड़ी घटना हो जाती है कई बार। और जो हमने छत्तीसगढ़ में जिस घटना की जिक्र कर रहे मनोज चंद्राकर की, उनको पहले भी धमकियां मिल चुकी थी। तो धमकियों को अगर सरकार प्रशासन हल्के में लेती है तो एक बड़ी घटना का डर बना हमेशा रहेगा पत्रकारों में, चाहे वो गिरिडीह के पत्रकार हो या रांची को हो या चाहे दुमका के। मनीष। जी हाँ, इसलिए मुझे लगता है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में संवेदक को कहीं ना कहीं बचाया जा रहा है, या संवेदक अभी तक बचे हुए हैं, अगर संवेदक को इस पूरे मामले में अगर संवेदक सामने आकर या संवेदक पर कोई कार्रवाई हो जाए, इस तरीके की कार्रवाई हो जाए, ताकि एक मैसेज चला जाए पत्रकार बिरादरी में भी और तमाम लोगों में भी कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाएगा तो उनकी आवाज दबाई नहीं जाएगी, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे कोई सोशल वर्कर हो, चाहे कोई इस तरह के कोई आम आदमी हो। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो उनकी आवाज दबाई नहीं जाएगी, उनकी आवाज बुलंद की जाएगी। तो अगर संवेदक पर मुझे लगता है कि अगर एक कार्रवाई हो जाएगी तो उससे बहुत कुछ मैसेज चला जाएगा। हालांकि जो अभी माहौल बना हुआ है और जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले पर जो है वो पूरे मामले को खासतौर पे इन दोनों ने बहुत प्रमुखता से उठाया भी है, हर मंच पर भी गए भी है, तो एक दबाव जरूर मुझे लगता है कि वहां दबाव जरूरी है। प्रशासन पर मनीष भी तो हमारे साथ अमरनाथ कुछ कहना चाह रहे, बताइए। विवेक जी, देखिए जी। यह बात सिर्फ मेरे पर हमले की नहीं है। दरअसल मेरे घटना के बाद जम्मू में भी इस तरह की एक पत्रकार को धमकी मिली। हालांकि लोग फिर पीछे हट गए, पत्रकार ने कुछ विरोध किया, लोग पीछे हट गए। मेरा कहना है कि ये जो पत्रकार के सुरक्षा से जुड़ा हुआ कानून है, उसे राज्य सरकार को लाना चाहिए, क्योंकि जो पत्रकार है वह
वह सरकार की आवाज है, वह आम जनता की आवाज है, प्रशासन की आवाज है, सबकी आवाज है और वो भी बगैर सुरक्षा के चलते हैं। ऐसे में पत्रकारों के सुरक्षा के लिए जो कानून है, उस कानून को हेमंत सोरेन सरकार को पटल पर लाना चाहिए ताकि पत्रकार, झारखंड के पत्रकार सुरक्षित रहें, गिरिडीह के पत्रकार सुरक्षित रहें, रांची के पत्रकार सुरक्षित रहें, सभी जी। पत्रकार सुरक्षित रहें, उनका परिवार निर्भीक होकर रह सके। जी। श्रीकांत से आखिरी सवाल रहेगा। श्रीकांत, तो अब जो घर में ज़ाहिर-सी बात है कि डर का माहौल होगा, रिपोर्टिंग करना अब थोड़ी मुश्किल होगी। तो क्या लोग कह रहे हैं घर में आस-पास के लोग, शुभचिंतक, उनके उनके लिए भी एक बड़ा ये है कि जो लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, उस लड़ाई का वो एक थैंकलेस जॉब होता है। आज जो काम किया फिर वो कल उसे याद कोई नहीं रखता है, लेकिन सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। निश्चित तौर से देखिए, हमारे भी परिवार होता है, हमारे भी लोग होते हैं। हम दूसरों के परिवारों के लिए और दूसरे की हक हकूक की आवाज को लगातार उठाते रहते हैं। लेकिन एक मन में कहीं न कहीं भय तो रहता है कि जिस तरीके से हम जाते हैं, अगर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्थाएँ पर सवाल अगर उठते हैं, तो ये सवाल बड़ा सवाल है कि आखिर जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ये हमें कहा तो ज़रूर जाता है, लेकिन क्या चौथा स्तंभ जो है, वो इतना मजबूत खड़ा रह सक रहा है या उसकी मजबूती के ऊपर कोई ध्यान दे। हाँ, तो देखिए जिस तरीके से निश्चित तौर से हमें भी कहीं न कहीं यह भय लगा रहता है, लेकिन जिस तरीके से इलाके से हम लोग आते हैं, जिस तरीके से बड़ा जिला है और पास के जिस जिले में बातें आती हैं, निश्चित तौर से जब भी हमें सूचना आएगी, जब भी हमें खबर आएगी और इससे भी बड़ा सवाल है के लिए उठाते हैं। वो आखिर हम जैसे पत्रकार वो फील्ड में निकलते हैं, वो किनकी आवाज़ लेकर निकलते हैं? वो जनता की आवाज़ लेकर निकलते हैं, वो जनता के मुद्दों की बात लेकर निकलते हैं, जनता की परेशानियों की बात लेकर निकलते हैं। लेकिन अब कहीं न कभी हमें भी ये भय रहता है कि आखिर हमारा भी परिवार है, हमारी भी एक दुनिया है, हमारा भी घर है, उनके लिए आखिर कब सोचा जाएगा? तो हम भी ये निवेदन करेंगे, अगर आपके माध्यम से ये बात उन तक पहुँचती है कि आखिर पत्रकारों को लेकर भी ये कानून सोचा जाए, सिर्फ पत्रकारों को पीठ थपथपाने से या उनकी आलोचना करने से या कहने से कि ये इनके गुट के हैं, उनके गुट के, इन सभी बातों को अगर दरकिनार कर दें, तो पत्रकार एक जरिया है, जब लोग अपने एसी नुमा कमरे में सुबह मोबाइल उठाकर देखते हैं या अखबार, तो बाहरी दुनिया की खबरों को उन तक लाने का काम एक पत्रकार ही करता है। तो उन पत्रकारिता की जो डोर है, आम जन से उस दुनिया को जोड़ने की डोर, वो डोर को मजबूती से बांधे रखने की आवश्यकता है, ताकि वो डोर कमजोर ना हो, वो डोर डरे ना, पत्रकारिता जगत खुलकर अपना काम कर सके और समाज को और सरकार को आईना दिखा सके कि आप कहाँ पे खड़े हैं और कितने बदलाव की जरूरत है। इसलिए हम भी आग्रह करेंगे कि पत्रकारिता सुरक्षा कानून निश्चित तौर से, और एक बार और बता दूं कि गिरिडीह प्रेस क्लब लगातार हमारे साथ खड़ा रहा। प्रेस क्लब के जो अध्यक्ष हैं वो मजबूती से डटे रहे हैं। कुछ दिन बाद हम लोगों ने आवेदन भी दिया है कि हम लोग जो है प्रदर्शन भी करेंगे खुले में आकर कि हमारी जो मांग है उन मांगों को मांगा जाए। बगल का धनबाद प्रेस क्लब है, उन लोगों ने भी प्रदर्शन किया, जमशेदपुर के पत्रकारों ने प्रदर्शन किया है, रांची प्रेस क्लब से लगातार हमारा हालचाल पूछा जाता है। तो पूरे झारखंड के पत्रकारों का हम धन्यवाद करते हैं कि इस घड़ी में वो एक साथ एक परिवार की तरह से खड़े हैं और एक आवाज बनकर खड़े हैं कि पत्रकारों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पत्रकार जी। भीड़ का हिस्सा बिल्कुल नहीं है और अगर पत्रकार होना एक बगावत है तो निश्चित तौर से हमें ये शब्द स्वीकार है और हम बागी हैं, लेकिन आवाज अंतिम सांस तक जारी रहेगी। विवेक जी। जी। देखिए, इसी जज़्बे के साथ, तमाम आर्थिक परेशानियों के साथ, झारखंड के साथ पूरे देश के पत्रकार काम करते रहे हैं। कई बलिदान भी, चाहे मनोज चंद्राकर हो, चाहे कोई भी दूसरा, ये पत्रकारिता एक तरीके का बलिदान ही है, जिसमें परिवार के स्थिति भी कई बार गड़बड़ होती है, कई बार हम धमकियाँ मिलती है, कई तरह के मुश्किलों के साथ हम अब तक अखबारों के ज़रिए, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए पहुँचते रहते हैं। तो ये ज़रूरी है कि सरकार इस पर ध्यान दे, हमारी सुरक्षा पर ध्यान दे। आप सब हमारे साथ जुड़े और इस पर विस्तार से चर्चा की, पत्रकारों की सुरक्षा पर। इसके लिए बहुत-बहुत आभार। हमारे
चैनल के दर्शकों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जोहार। जोहार। Thank you.